दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे रईस आदमी अभी 2 नंबर पे हो गए हैं। वो बोलते हैं, उनका नाम है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक। देखिए वो क्या बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई में कभी टॉपर नहीं रहा, मैंने पढ़ाई में कभी टॉपर नहीं रहा, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में टॉपर रहने वाले छात्र मेरे एम्प्लॉई हैं। यानी कहने का मतलब, जितने सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट होते हैं, IITian, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो मेरे कंपनी में आते हैं और मैं उनको काम देता हूँ या पैकेज पे रखता हूँ। कहने का मतलब, तात्पर्य उनका ये है कि मैंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट और सबसे बुद्धिमान लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वहाँ पे बीटेक एमटेक यही सब स्टूडेंट काम करते हैं, MBA, ये सब हाई एजुकेशन वाले स्टूडेंट इनके कंपनी में काम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। अब देखिए, ये बोलते हैं दुनिया के सबसे रईस आदमी, ये अभी 1 नंबर पे हैं भाई, अमेजोन कंपनी के मालिक। नाम है जेफ बेजोस, नाम है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मालिक जिनका नाम है जेफ बेजोस, ये भी अमेरिका के हैं। ये बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कभी कभी बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ती है। आपको कभी कभी बड़ी रिस्क भी लेना पड़ता है। कहने का मतलब कि बड़ा आप कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी सफलता आपको चाहिए, तो रिस्क जो है ना, बहुत चैलेंज चीज़ है, इसको लेना पड़ता है। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी में काम करते थे और बहुत बढ़िया पद पे थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, GM, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केट, बहुत मैनेजर कई प्रकार के होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, पैकिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर, GM। तो ये अपने कंपनी में बहुत अच्छा पद पे थे। तो एक दिन इनको पता ना क्या दिमाग में खटका, बोले आज के डेट और आने वाली जो पीढ़ी है ऑनलाइन पे निर्भर होने वाली है, यानी लोग ऑनलाइन पे पूरा निर्भर हो जाएंगे, तो क्यों ना हम ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन का मार्केटिंग किया जाए, ऑनलाइन का काम स्टार्ट किया जाए। उसी दिन से अपने घर आए, 4 लोग को फर्स्ट बार 4 लोग को अपने अंडर रखें और ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे अपने नीचे नहीं होता है, घर के अंडरग्राउंड यानी नीचे जहाँ पे बाइक गाड़ी उड़ी लगता है, उसी में एक छोटा स्टोर खोलें, 4 लोग को लिए, वहीं से ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट किए। 4 लोग से स्टार्ट किए। अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति या सबसे रईस व्यक्ति आज हो चुके हैं। नाम है जेफ बेजोस। देखिए टॉपिक पर आ जाए। अब टॉपिक देखा जाए, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, मगध साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। मगध साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग जाने, मगध साम्राज्य में क्या क्या हुआ, कौन कौन राजा है, कौन कौन महाराजा है। अब देखिए अब क्या किया जाए। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। प्रारंभ में अजात शत्रु जो था जैन धर्म मानता था। यानी कहने का मतलब, शुरू जब इसको ज्ञान हुआ तब से अजात शत्रु जैन धर्म मानता था, बोल सकते हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं, लोग नहीं, यही बोलता है कि हम भगवान बुद्ध से मिले थे। जब भगवान बुद्ध से मिला तो भगवान बुद्ध अपना प्रकोप, अपना मंत्र डाल दिए होंगे, उसी दिन से ये बौद्ध धर्म मानने लगा। भाई भगवान बुद्ध
9वां अवतार है। हिंदू धर्म पढ़िएगा तो भगवान बुद्ध 9वां अवतार है। कहने का मतलब जो उनके समीप आता था उन्हीं का हो जाता था। भगवान बुद्ध के समीप जो आता था उन्हीं के हो जाता था, उन्हीं को मानता था, उन्हीं को जानता था, उन्हीं को पहचानता था, बाकी सब धर्म भूल जाता था। यही सत्य है। बोलिए कैसे? अरे भाई उतना बड़ा अंगुली माल डाकू था, 999 हाँ लोग के अंगुली काट के माला पहन लिया था, एक अंगुली काटना था। 1 नंबर में गौतम बुद्ध उसके सामने आके खड़े हो गए थे, तो चाहता तो एक अंगुली काट देता था, लेकिन पता न कैसा भगवान प्रकोप अपना दिखाए, चरणों में एकदम गिर गया और उसी दिन से उनका चेला भी बन गया। उतना खूंखार डाकू जब चेला बन सकता है तो भाई राजे महाराजा हैं, ये भी 2 नंबर गियर में आ गए। तो नाम था इनका अजात शत्रु। प्रारंभ में जैन धर्म मानते थे, बाद में भगवान बुद्ध से मिले तो ये बौद्ध धर्म बन गया, पूरा एकदम प्योर चेला बने। देखिए क्या कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था, यानी बौद्ध संगीति चार हुआ है तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। पिछले वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन बता दिए हैं बौद्ध संगीति के बारे में। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में हुआ था। अब क्या बोलता है कि अजात शत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। अजात शत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था 32 वर्ष तक शासन किया था। बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा। अब देखिए अजात शत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। अजात शत्रु की एक बहुत प्रतापी बलवान एक मंत्री थे, उनका नाम था वर्षकार। इन्हीं की सहायता से वैशाली पे कब्जा किया था अजात शत्रु विजय प्राप्त की थी। किसकी सहायता से प्राप्त की? तो अब इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर कब्जा जमाया था। कहने का मतलब है वैशाली को जीता था शॉर्ट में। अब देखिए उदयन ने प्राप्त किया था 461 ईस्वी पूर्व में। 461 ईस्वी पूर्व ने अपने पिता की हत्या कर उदयन गद्दी पर बैठा। वाह, अजात शत्रु की हत्या कर दिया उसके पुत्र उदयन। यानी कहने का मतलब है कि अजात शत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। बहुत बढ़िया। और सन 461 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ये भी अपने पिताजी की हत्या किए थे तो ये भी कर दिया। ये कहने का मतलब खानदानी चला रहा है कि आप अपने पिताजी की हत्या करिए, हम आपको हत्या करेंगे। यही पीढ़ी है। देखिए आगे भी सिलसिला जारी है। गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म मानता था। पाटलीग्राम यानी पटना, जो आज हम लोग बोलते हैं पटना, तो यानी कहने का मतलब पटना पाटलीग्राम की स्थापना की उदयन ने। उस जमाने में 461 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र जो अभी पटना है उसको स्थापना उस समय उदयन ने किया था। पाटलीग्राम के रूप में स्थापना किया था, वहीं पे अपना राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की और वह जैन धर्म मानता था। देखिए बाद में भी बौद्ध धर्म बन जाएगा। जैन धर्म मानता था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। यानी कहने का मतलब ये जो हर्यक वंश चल रहा था, उदयन के लड़का हुआ जिसका नाम था नागदशक। यही लास्ट हर्यक वंश का शासन हुआ। बाद में हर्यक जो वंश है विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। कैसे हो गया? तो उसी के मंत्री था। कौन? नागदशक के एक मंत्री थे। उन्होंने नागदशक को दिन दहाड़े मर्डर कर दिए, मार दिए। शॉर्ट में बोल सकते हैं मार दिए और गद्दी पर बैठ गए। वो भाई अपना, ये तो हर्यक वंश इन लोग थे
तो वो तो अपना वंश चलाएंगे ना, वो अपना वंश का नाम रखेंगे। तो देखिए क्या रखें, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसी के मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी में हत्या कर दी। शिशुनाग ने 412 ईस्वी में हत्या कर दी, मार दिया, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। बहुत बढ़िया, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। भाई देखिए शिशुनाग वंश का क्या है प्रकोप। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर दी। यानी कहने का मतलब जो पहले शिशुनाग के राजा का राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र था, तो इसने अपनी राजधानी जब बनाया उनको मार के, तो अपना राजधानी कहाँ बना दिया, तो वैशाली। वैशाली बिहार में सब पड़ता है, बिहार के आसपास में सब है। पटना के आस ही पास है वैशाली, सब क्षेत्र है, वैशाली राजगीर ये सब क्षेत्र है, मैंने बिहार में ही सब पड़ता है। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली अपनी राजधानी बना दिया। कौन, तो शिशुनाग, यही मर्डर किया था नागदशक को। अब देखिए क्या हो रहा है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक हुआ। बहुत बढ़िया नाम, देखिए कितना वीआईपी रखा है भाई। मर्डर करने वाला आदमी मर्डर जैसा ना नाम रखेगा, कागज दे। अरे मारने काटने वाला आदमी अपने पुत्र के चाहे नाती के चाहे परनाती के कैसा नाम रखेगा, मारने काटने वाला जैसा नाम रखेगा, खूंखार। इस सुतलो आदमी जाग जाए। कौन आया है, तो नागदशक आया है। कौन आया है, कलाशोक आया है। अरे बाप रे बाप, काला काला तो हिबे किया है। शोक नाम सुनिए अशोक में डूब जाइए, नाम सुनिए अशोक में डूब जाइए। आफत विपत है, नामे है आफत विपत जैसा। देखिए भाई कलाशोक क्या कह रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का चेला था भाई, लेकिन भगवान बुद्ध का चेला हो गया था। बारे भगवान बुद्ध, उस समय भगवान ने बुद्ध का भाई डंका बज रहा था, सब इन्हीं का चेला हो जा रहा था, बल्कि उल्टा सीधा काम कर रहा था, लेकिन बाद में चेला इन्हीं का हो रहा था। तो देखिए क्या होता, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक हुआ, वह पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। इसके पिताजी तो पाटलिपुत्र से हटा के लाए थे वैशाली, फिर वैशाली अब ये गद्दी पर बैठा तो उस समय वैशाली राजधानी था, फिर वैशाली को पाटलिपुत्र बनाया। यानी कहने का मतलब कि इधर के उधर लोग कर रहे थे, यहाँ पे वहाँ पे, यहाँ पे वहाँ पे, कहने का मतलब यही है। शिशुनाग वैशाली बनाया तो उसका जो पुत्र हुआ कलाशोक वो बना दिया, फिर पाटलिपुत्र पुनः राजधानी वहीं पे चला गया, पाटलिपुत्र बनाया। इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। जब ये राजा था, जब ये गद्दी पर बैठा था, इसी के समय बोल सकते हैं कलाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया था। 483 ईस्वी में करवाया था, हाँ 483 ईस्वी में तो द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया था। अब देखिए क्या है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अब भाई इसका भी पतन होगा, इस राज्य का भी पतन होगा। अब अच्छा से राज नहीं करिएगा, अच्छा से पाठ नहीं करिएगा तो कितना दिन तक आप शासन करिएगा बताइए। जैसे कांग्रेस अभी बर्बाद हो गया है, देखिए कितना दिन तक कोई बर्बाद है, बर्बादे हो जाएगा मानिए तब, कहाँ दम है। अब देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, यानी शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। शिशुनाग वंश हो गया, अब नंद वंश देखिए, एक नंद वंश आया। यानी कहने का मतलब जब शिशुनाग वंश का पतन हुआ तब एक वंश का उदय हुआ, उस वंश का नाम था नंद वंश, उस वंश का नाम था नंद वंश। उसके संस्थापक हुए महापदम नंद, उसके संस्थापक कौन हुए, महापदम नंद। अब देखिए नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। इसी के शासन काल में
इसी के शासन काल में विश्व विजेता उसको बोला जाता है ना, कौन था? सिकंदर। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, इसके चाहे राज्य के क्षेत्र में आक्रमण किया था। इसी के शासन काल में सिकंदर आया था, भारत में आया था सिंपल भाषा में। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद की जीवनी पढ़िएगा तो ये बहुत बढ़िया आदमी नहीं था, हमेशा भोग विलास में लिपटा रहता था, हमेशा ऐश मौज करता था, जुआ दिन भर खेलता था, यानी कहने का मतलब हमेशा मस्ती में रहता था, अच्छा से नहीं कर रहा था राजपाट। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको धराशाही कर दिया। और एक बात और है कि जो चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कुछ भी बोल सकते हैं, चाणक्य को घोर अपमानित किया था। और जो चाणक्य थे, वो बोले थे कि तुम्हारा हम राज तहस नहस कर देंगे, ये मेरा प्रण है। तो उसी दिन से प्रतिज्ञा किए और शिखा अपना खोल दिए, बड़का चुनी था तो खोल दिए, बोले कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य का हम नष्ट नहीं कर देंगे, तुमको नष्ट नहीं करें, तब तक ये शिखा नहीं बांधेंगे। तब एक राजा के तलाश में निकले, भाई बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, बलवान हो, चतुर हो, चालाक हो, यानी हर चीज में निपुण हो, हर चीज में परिपूर्ण हो, उसी को बनाने के खोज में चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका 3-4 नाम है, तो निकले। एक देखें, एक बालक था, बहुत योद्धा था। एक उन लोग अपने जमाने में खेल रहे थे, तो वो राजा की तरह बैठा था और आदेश दे रहा था, ऐसे 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 करो। बने 10 लड़का का टीम बना था, उसमें राजा प्रजा का पाठ चल रहा था। तो जो चंद्रगुप्त है वो राजा बना था और अपने साम्राज्य को बता रहा था कि राज्य ऐसे चलाएंगे, वैसे चलाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे। तो उसको देख के विष्णुगुप्त जो है, चाणक्य, बहुत खुश हुए और हर झलक उसमें पाए। बोले वाह, ये तेजस्वी भी है, बुद्धिमान भी है, बलवान भी है, यानी कहने का मतलब इसमें हर गुण परिपूर्ण तरीका से भरा हुआ है, यानी निपुण है। इसी को हम एक तेजस्वी राजा के रूप में वो देखें और बनाने का प्रण किए। वो बताएं कि भाई तुम्हारे राज्य में एक बहुत खराब राजा हो गया है, जिसका नाम है घनानंद, बहुत प्रजा पर घोर कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तुमको उसको हराना है, तुमको उसको बर्बाद करना है। यही सब सलाह मशवरा होने लगा। धीरे 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 एक एक आदमी को जोड़ने लगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जोड़ने लगा, जोड़ते 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 एक बहुत बड़ा टीम बना भाई। मान लीजिए 10,000 का एक टीम बना उस समय। फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट एपिसोड में एक टीम बनाया, तो डायरेक्ट 10,000 20,000 का मान के चलिए टीम बना और डायरेक्ट घनानंद पे आक्रमण कर दिया। तब भाई जहाँ 80,000 70,000 की सेना है, वहाँ 10,000 सेना लेके जाइएगा, वो भी डायरेक्ट उसके घर के पास लेके जाइएगा तो बर्बाद करिए ना देगा। इधर उधर मारिएगा तो भाई अलग है। अब उसके डायरेक्ट किले में आक्रमण कर दीजिएगा और वहाँ पे 70,000 उसका 40,000 माने सैनिक है, तो कैसे होगा? नहीं ना होगा। तो इन लोग घोर अपमान से हार के मुंह लटका के आ रहे थे, माने भाग रहे थे जंगल उंगल में, डर डर के भाग रहे थे। कुछ लोग तो मर भी गए उसमें, आधा लोग मर गए मान के चलिए। तब वो आ रहे थे तो एक जंगल से गुजरे तो एक घर था, उसमें छिप गए थे, माने घर के आसपास छिपे हुए थे। देख रहे थे कि खिचड़ी बना हुआ था। एक माँ अपने पुत्र को खिचड़ी बना के खिला रही थी।
एक माँ अपने पुत्र को खिचड़ी बना के खिला रही थी, बहुत बढ़िया। तो बहुत गरम गरम खिचड़ी था। बालक छट से बीच में हाथ डाला। बालक झटके से उस थाली में, माने बीच थाली में हाथ डाल दिया। जब जला तो अपनी लैंग्वेज में उस जमाने में क्या बोलता था, माने बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, जल गया, कुछ भी बोलने लगा कि बर्बाद हो गए, कुछ भी अपने ज़माने में कुछ बोलने लगा। तो उसकी माँ बोली कि तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख, माने मूर्खता कर दिया। तुम भी चाणक्य की तरह मूर्ख हो, तुम भी चाणक्य की तरह मूर्ख हो। अरे बीच में डालोगे तो जलेगा, बीच में डालोगे तो जलेगा। ठीक उसी प्रकार चाणक्य ने बीच में अंगुली डाल दिया घनानंद के राज्य में, तो देखो उसका क्या हाल हुआ। तुम्हारा अंगुली जल गया तो भाई बीच में डालोगे तो जलेगा ही। और एक खाना है तो किनारे किनारे फूक फूक के खाओ। अगर तुमको खाना ही है, बहुत गर्म है, मान लिए भाई बहुत गर्म है, तो तुमको खाना है तो किनारे किनारे, बीच किनारे किनारे खाओ, थोड़ा 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 खाओ, सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो चाणक्य को ज्ञात हुआ, बहुत तेज माने भूल का एहसास हुआ। ओहो हो, किसी को नष्ट करना है, चाहे बर्बाद करना है, चाहे तबाह करना है, चाहे किसी प्रकार का लाभ उठाना है, तो हम किनारे किनारे आक्रमण करेंगे, चाहे किनारे किनारे खाएंगे। रोटी ही खाना है, बहुत गर्म है, बहुत बढ़िया आइटम है, खाना है, किनारे किनारे खाएंगे ना, किनारे किनारे से उसको उड़ाएंगे। तो चाणक्य को अनुभूति हुई कि नहीं, अब घनानंद की सेना को कैसे मारना है, तो किनारे किनारे। अरे दक्षिण छोर पे 10,000 सैनिक है, वहाँ पे आक्रमण करेंगे, वहाँ पे उड़ा देंगे, फिर पश्चिम में जाएंगे, फिर पश्चिम में उड़ा देंगे, बीच में नहीं आएंगे। बीच में आएंगे तो चारों क्षेत्र के सेना आक्रमण हम पे कर देगा। अगर हम बीच में कूदेंगे तो चारों क्षेत्र के सेना हम पे आक्रमण करेगा। इससे अच्छा हम किनारे किनारे बर्बाद करेंगे, तो बर्बाद होने की संभावना है। तो आज का टॉपिक दोस्तों इतना ही था। अगला हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य।